नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। सांड का सिंह बुजुर्ग के चेहरे के आर पार निकला। कोटा में हमले से एक आंख बाहर आई। लगातार पटकने से बुजुर्ग की हुई मौत। एक धमाका और आग का गोला बनकर दौड़े लोग। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट। हॉस्पिटल से लौटे पीड़ित बोले कपड़े चिपके, बाल तक जल गए। जयपुर से एसएमएस हॉस्पिटल से मरीजों का रिकॉर्ड चोरी। खिड़की का कांच तोड़कर घुसे चोर। 6 साल का नया पुराना रिकॉर्ड मिला गायब। मध्य प्रदेश में फिर मावठा की बारिश का पूर्वानुमान। दिसंबर के अंत में इंदौर, ग्वालियर, चंबल में ज्यादा ठंड रहेगी। चीटिंग करते पकड़े जाने पर डीएवीवी में हंगामा। एबीवीपी के कम्युनिस्ट होने के आरोप पर एसडीओ ने दिया जवाब। खून से लथपथ मम्मी तड़प रही थी। बेटी ने बताई मां के मर्डर की आंखों देखी। बोली पापा ने मार दी गोली। और बुजुर्ग महिला के साथ ठगी। 2 ठगों ने बातों में उलझाकर सोने की चूड़ी पार कर दी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सांड के हमले में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग पर अचानक सांड ने हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सांड के सींग बुजुर्ग के चेहरे के आर पार हो गए। इस दौरान पीड़ित की आंखें भी बाहर आ गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला कोटा शहर की साबरमती कॉलोनी का है। मृतक के बेटे रघुवीर ने बताया कि उसके पिता महेश चंद सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। रविवार सुबह करीब 6 बजे वह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घर से कुछ दूरी पर ही उन पर एक सांड ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घर आकर सूचना दी। हम मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ सड़क पर गिरे हुए थे। निजी हॉस्पिटल में करीब 6 घंटे उनका इलाज हुआ, लेकिन उनका खून नहीं रुका। दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। रघुवीर ने बताया कि नीचे गिरने के बाद पिता ने सांड से बचने की भारी कोशिश की। सांड के दोनों सिंग पकड़ लिए, लेकिन सांड ने उन्हें उठाकर थोड़ी दूर फेंक दिया। सांड का सिंग उनके चेहरे के आर पार हो गया। बाईं आंख बाहर आ गई थी। गंभीर हेड इंजरी से उनकी मौत हो गई। करीब 1 महीने पहले भी कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सांड ने उत्पात मचाया था। घटना में सास बहू और 2 बच्चियां घायल हो गई थी। घटना के समय प्लेटफॉर्म पर कोटा निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी खड़ी थी। बसंत बिहार निवासी तारा देवी, पत्नी घनश्याम सोनी, इनकी बहू ममता सोनी, पोती स्नेहा और एंजल स्टेशन पर पहुंची थी। सभी को मथुरा जाना था। एक सांड दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर आ गया था। उसने तारा देवी, ममता और बेटियों पर हमला कर दिया। तारा देवी के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ। ममता के मुंह और नाक पर चोटें लगी थी। स्नेहा, सोनी और एंजल भी घायल हो गई थी। प्रदेश की पहली पशुपालक आवास योजना 19 जून को शुरू हुई थी, लेकिन 300 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 5 महीने बाद शहर की सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सड़कों पर पशु के नाम पर केवल गौवंश को पकड़ा जा रहा है। इस बारे में कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि मेन रोड पर एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता है। निगम की टीम रोज मेन सड़क से 25 से 30 आवारा पशु पकड़ रही है। हादसे के बाद कॉलोनी के आवारा पशुओं को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इस वार्ड में एक और समस्या है। यहाँ जानवरों का हॉस्पिटल भी है। बीमार पशुओं को लोग यहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो पशु कॉलोनी में ही घूमते रहते हैं। मृतक के परिजनों को नियमानुसार राज्य सरकार की मदद से आर्थिक सहायता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर को लेटर भी लिखा हुआ है।
जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले हादसे को 11 दिन हो चुके हैं और मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। हॉस्पिटल में 15 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। परिजन बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कोई बुरी खबर ना आए। इस ब्लास्ट कांड में जो सबसे ज्यादा झुलसे उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 5 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं रविवार को सरकार की ओर से मुआवजा और दूसरी मांग को लेकर कुछ आश्वासन मिलने के बाद जोधपुर में हॉस्पिटल के बाहर दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया। इस हादसे में जो हॉस्पिटल से घर लौटे उन लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें बताई है। किसी का शरीर जल गया तो कोई कपड़ों की वजह से आग की चपेट में आ गया। इन घायलों ने जो बताया वह दर्दनाक था। उनका कहना था कि हंसी खुशी के माहौल में जब यह हादसा हुआ तो कुछ समझ नहीं आया, एक धमाका सुनाई दिया और लोग आग का गोला बनकर दौड़ने लगे। आंखों के सामने आग की लपटों से घिरे लोग दिख रहे थे। कई ऐसे थे जिनके चेहरे पर केवल आग थी। पता नहीं कब हॉस्पिटल लाया गया और जब आंख खुली तो पता चला इस हादसे में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हादसे में पीड़ित पद्मा ने बताया कि मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। 8 दिसंबर को भी मैं खाना बनाने के बाद रसोई में बैठ गई थी। चौक में महिलाएं शादी के गीत गा रही थी, बारात जाने की तैयारी थी। अचानक से तेज धमाका हुआ। गैस लीकेज के कारण आग रसोई से ही पकड़ी थी। मैं रसोई में थोड़ी दूर पर थी। अचानक मेरी आंखों के सामने आग लगी। कुछ सेकंड हुए हो गए कि पूरे घर में आग थी। मेरे ओढ़ने से सिर ढका हुआ था। मेरा ओढ़ना जला तो सिर के बाल भी जल गए। मैं दीवार के पास खड़ी थी। दीवार को फांद के सीधे बाहर आ गई। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पड़ोसी ने हादसे के बारे में बताया कि सुरेंद्र सिंह हमारे पड़ोसी हैं। हमें भी बारात में जाने का इनविटेशन मिला था। हम सभी महिलाएं बारात में जाने के लिए सुरेंद्र सिंह के घर गई थी। सभी बारात रवाना होने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक ब्लास्ट हुआ और चौक के चारों तरफ आग का घेरा बन गया। महिलाओं के कपड़े जल गए थे। सभी महिलाएं इधर उधर भागने लगी। आंखों के सामने केवल जलते हुए लोग दिख रहे थे। किसी के चेहरे तो किसी का शरीर जला हुआ था। सभी इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं भी दौड़ने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, केवल चीखें सुनाई दे रही थी। इसके बाद मैं होश में नहीं रही। मुझे नहीं पता कौन हॉस्पिटल लेकर आया। होश आया तो डर गई। चारों तरफ आग से जले लोग थे। चेहरे भी पहचान नहीं आ रहे थे कि कौन कौन झुलस गया है। रावल राम दामानी ने बताया कि मैं और मेरा परिवार गाना बजाने का काम करते हैं। मैं हादसे के दौरान घर के अंदर था। दूल्हा सुरेंद्र सिंह अपने कमरे में तैयार हो रहा था। मैं कमरे के बाहर भी थी, डोली बजा रहा था। बारात जाने की तैयारी हो रही थी। घर के बाहर करीब 100 से 150 पुरुष थे। नाच गाने का माहौल था। तभी तेज धमाका हुआ। आंखें की लपेट मेरे मुंह पर आ गई। ऐसा लगा मानो कोई पटाखा फूंक गया हो। मैं खुद आग की लपटों से घिरा था। ऐसी हालत में मैं दीवार फांद कर बाहर आ गया। यहाँ लोगों ने आग बुझाई। मुझे डिस्चार्ज तो कर दिया थे, लेकिन शरीर में दोबारा जलन होने लगी, इसलिए दोबारा भर्ती होना पड़ा। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड में अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार से मृतकों के लिए 50 लाख और आश्रितों को सरकारी नौकरी, घायलों को 25 लाख और एक सदस्य को संविदा पर नौकरी की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। यही मांग थी कि मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसी मांग को लेकर 15 दिसंबर पर समाज के लोग धरने पर बैठे थे और शव उठाने से मना कर दिया था। इन्हीं मांगों को लेकर 18 दिसंबर को आक्रोशित रैली भी निकाली गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2 लाख, गैस एजेंसी की ओर से 2 लाख, गैस एजेंसी बीमा के 6 लाख, सीएम चिरंजीवी योजना के 5 लाख रुपए के हिसाब से कुल 17 लाख रुपए प्रति मृतक के आश्रित को दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है। यह राशि नियमानुसार दी जाएगी। धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है और परिजन अब शव उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस हादसे में जिन लोगों को डिस्चार्ज किया था वे 30% से कम झुलसे थे। इसमें साउंड कवर 25% झुलसी थी, जबकि तनवीर 20%, रावल राम 25% झुलसा है। हालांकि अब वो हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट हुआ है। पद्मा 20% झुलसी थी। महेश पाल सिंह और वीरेंद्र भी 20-20% झुलसे थे।
जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने का मामला सामने आया है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की खिड़की का कांच तोड़कर चोर अंदर घुसे, रूम में रखे मरीजों को रिकॉर्ड चोरी कर ले गए। एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने का पता चलने पर सब दंग रह गए। एसएमएस हॉस्पिटल थाने में डिपार्टमेंट हेड आचार्य की ओर से सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि एसएमएस हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड आचार्य डॉक्टर रंजन सोलंकी की ओर से एफआरआई दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के पीएसएम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को आवंटित किया गया है। डिपार्टमेंट से संबंधित हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी सेक्शन का रिकॉर्ड 2017 तक का वहां रखा हुआ था। डिपार्टमेंट के रूम में लगी खिड़की का कांच तोड़कर चोर अंदर घुसे, रूम में रखे मरीजों का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड चोरी करके ले गए। चोरी किया गया रिकॉर्ड साल 2012 से 2017 तक का था। सेकंड फ्लोर पर भी रखा मरीजों का रिकॉर्ड चोरी हुआ है। सेकंड फ्लोर पर रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों की पुरानी रिपोर्ट निकालने गए। रिकॉर्ड रूम में रखी अलमारी डॉक्टर्स को खुली मिली। अलमारी की जांच करने पर जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का बाइंड रिकॉर्ड और कुछ महीनों की आंशिक रिकॉर्ड गायब मिले। शुक्रवार को स्टोर प्रभारी बनवारी लाल को रिकॉर्ड चोरी होने का पता चला। चोरी के बारे में उन्हें डिपार्टमेंट हेड से डॉक्टर को दी। मरीजों का रिकॉर्ड चोरी होने का पता चलने पर डॉक्टर दंग रह गए। आचार्य डॉक्टर रंजन सोलंकी की ओर से तुरंत चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश में 21 दिसंबर के बाद मौसम फिर बदल सकता है। कुछ जगह बूंदाबांदी से हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाने से तापमान में मामूली बढ़त आएगी, लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। दिसंबर के आखिर तक कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। ग्वालियर, महाकौशल, बुंदेलखंड और बदेलखंड में रातें कमाने वाले ठंड शुरू हो गई है। यहाँ रात का पारा 9 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में भी रात का पारा सामान्य से 10 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग की माने तो ठंड अब सेट हो गई है, यानी तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि 21 दिसंबर से एक बार फिर से हल्के बादल आ सकते हैं। इससे रात का तापमान बढ़ सकता है। 25 दिसंबर तक तापमान में हल्का चढ़ाव उतार बना रहेगा। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होगी। भोपाल में यह 10 डिग्री और इंदौर में 12 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और इसके आसपास के इलाकों में तापमान 9 डिग्री या इससे नीचे रह सकता है। इंदौर, उज्जैन और इसके आसपास न्यूनतम तापमान 14 डिग्री या इससे ज्यादा रह सकता है। 5 दिन पहले बादलों के कारण दिन की अपेक्षा रात का तापमान बढ़ गया था। भोपाल और इसके आसपास रात में यह 17 डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बदेलखंड में यह 12 से 14 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। बादल छटते ही शुक्रवार से मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। दिन का पारा 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चढ़ गया तो रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यहां रात का पारा नीचे आने से कोल्ड वेव मध्य प्रदेश में दिसंबर के अंत तक अच्छी ठंडी की एंट्री का अंदाजा है। मौसम विभाग ने बताया कि शहडोल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में इस बार न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा रहने वाला है। रात का तापमान यहाँ औसतन 1 से 2 डिग्री कम रहेगा। रात का तापमान ज्यादा गिरने से यहाँ पर कोल्ड वेव रहेगी, यानी रात और दिन में यहाँ शीतलहर का असर रहेगा। प्रदेश भर में तापमान में गिरावट के बाद भी 2 दिन पहले तक रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। सबसे ज्यादा इंदौर में यह सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी कि 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अभी इंदौर, खंडवा और खरगोन में यह 15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। बैतूल, भोपाल, धार, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा और मंडला में यह 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री तक सामान्य से अधिक था। अभी भोपाल, दतिया, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, नरसिंहपुरा, नौगांव, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और उमरिया में यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। नौगांव में सबसे कम 6 डिग्री पर न्यूनतम तापमान आ गया है। पचमढ़ी, ग्वालियर, दतिया, खजुराहो और उमरिया में यह 6 से 8 डिग्री के बीच आ गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। उज्जैन, रतलाम, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा,
खरगोन सागर और सिवनी में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में है। खजूरों और दतिया में कोहरा नजर आने लगा है। कोहरे के कारण यहां पर दृश्यता सबसे कम 1 किलोमीटर तक ही रह गई है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टर अपने घरे में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, जिए दूंगा। भी मेरा साथ दोगे? हमेशा दिन। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड। चुप रहो दहेजड़ो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार देना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। आगे पहनने का मतलब समझना, फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना। इनकलाब जिंदाबाद। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। शासकीय नवीन लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट में कम्युनिस्ट विचारधारा का मामला सामने आया है। इस विचारधारा का विरोध करने वाले स्टूडेंट को टारगेट करने का आरोप शिक्षकों पर एबीवीपी ने लगाया है। सोमवार को इसे लेकर जमकर हंगामा मचा। मामला कुलपति तक भी पहुंच गया है। डिपार्टमेंट की एचओडी ने आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल सोमवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंस डिपार्टमेंट में बैचलर इन सोशल वर्क यानी कि BSW फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा थी। डिपार्टमेंट के शिक्षकों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक स्टूडेंट की टेबल पर चिट यानी कि नकल पर्ची मिली। पकड़े जाने पर उसने विवाद किया। ड्यूटी शिक्षक ने उसे एग्जामिनेशन सेल से सुपुर्द कर दिया। बाद में उसे दूसरी कॉपी लिखने के लिए दी गई, लेकिन वह उसमें लिखने को तैयार नहीं था। स्टूडेंट पहली कॉपी लाकर ही लिखने लगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आ गए और फिर हंगामा करने लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इंदौर महानगर मंत्री सार्थक जैन का कहना है कि परीक्षा के दौरान हॉल में जो छात्र टीका लगाकर छात्र आते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। टारगेट करने वाले टीचर्स कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि चिट किसी और की थी, न कुछ राइटिंग में था, न ही डिपार्टमेंट के पास कोई सबूत था कि छात्र गलत है। हमारी मांग है कि छात्र की वापस से परीक्षा करवाई जाए। सोशल साइंस डिपार्टमेंट की विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रेखा आचार्य ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो निराधार आरोप है। भारतीय है हम लोग, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। हंगामे के बाद शाम को करीब 6 बजे कुलपति रेणु जैन भी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर स्थित स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डिपार्टमेंट पहुंची। ड्यूटी टीचर ने उन्हें बताया कि वो चिट मैंने देखी तो स्टूडेंट को जवाब तलब किया। स्टूडेंट ने कहा, आप कौन है पूछने वाले, पूछेंगे तो खतरा होगा। स्टूडेंट ने मुझसे गाली गलौज की। इस पर स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेल के हवाले कर दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट की कॉपी छीनकर आ गया। उसे लिखने के लिए दूसरी कॉपी दी तो वह नहीं माना और पुरानी कॉपी में ही लिखने की जिद पर अड़ गया। डीएवीवी की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने कहा कि स्टूडेंट ने अनुचित साधन अपनाने की कोशिश की है। उसने कुछ साथी और स्टूडेंट भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने काफी हंगामा भी किया।
इन विलिजेटर्स को धमकियां भी दी, इसलिए अब पूरे केस की जांच कराएंगे। इस संबंध में जल्द ही हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होगी। गोली की आवाज आई तो हम जागे, देखा तो खून से लथपथ पड़ी मां तड़प रही थी। पापा ने उन्हें गोली मार दी। हमने उसके जख्म पर कपड़ा बांधा और अस्पताल से ले गए, लेकिन मां ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्या की ये वारदात सागर जिले के देवरी के गोपालपुरा गांव की है। 16 साल की बेटी ने उस रात का वो मंजर बताया जिसे शायद वो कभी ना भूल सकेगी। मामला सागर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर देवरी के गोपालपुरा गांव का है। यहाँ अनीता रैकवार अपने पति बलराम रैकवार के साथ रहती थी। उनका 14 साल का बेटा और 16 साल की बेटी है। बलराम रैकवार गांव के ही दिनेश राजपूत के खेत में फसलों की रखवाली का काम करता था। वह परिवार के साथ खेत में झोपड़ी में रहता है। वह शराब पीने का आदी था। रविवार रात मृतक अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ झोपड़ी में सोई थी। जल्दी सुबह करीब 3 बजे बलराम नशे में धुत होकर घर पहुंचा। यहाँ पर वह शराब पीने लगा। अनीता ने मना करते हुए खाना खाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई। उसने पत्नी को जमकर पिटाई की। गुस्से में बलराम ने बंदूक से अनीता को गोली मार दी। गोली अनीता के बाएं पैर में लगी। इससे पैर के चिथड़े उड़ गए। गोली चलने की आवाज सुनकर बेटी और बेटा भी जाग गए। खून ज्यादा बहने से अनीता की मौत हो गई। इधर वारदात के बाद आरोपी भाग गया। हालांकि दोपहर में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। लड़की ने बताया कि मैं, भाई और मां खेत में बनी झोपड़ी में सो रहे थे। अल सुबह के करीब 3 बजे हो गए। पापा शराब पीकर आए। आते ही उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। आकर और शराब पीने लगे। मां ने खाना खाने के लिए बोला, शराब पीने से मना किया। इस बात पर झगड़ा होने लगा। पापा ने मम्मी को बुरी तरह पीटा। पापा ने बंदूक उठाई और मम्मी को गोली मार दी। शोर सुनकर हम लोग जाग तो गए थे, लेकिन रजाई सिर पर ओढ़ कर लेटे रहे। हिम्मत नहीं हुई हमें भी पापा मारते। ये नहीं सोचा था कि पापा मम्मी को गोली मार देंगे। गोली की आवाज सुनकर हम एकदम से उठ गए। देखा तो मम्मी जमीन पर पड़ी थी। बाएं पैर से खून बह रहा था। मम्मी तड़प रही थी। हम घबरा गए। मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम लोगों से जो बना हमने किया। माँ के हाथ पैर मले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जख्म पर कपड़ा भी बांधा, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। पापा खेतों में से होकर गौर झामर की ओर चले गए। हमने खेत मालिक दिनेश राजपूत को फोन लगाकर बुलाया। वे भी रात को ही आ गए। मम्मी को अस्पताल ले गए। रास्ते में मीरा ढाबे के पास मम्मी ने दम तोड़ दिया। इससे पहले भी पापा अक्सर मम्मी के साथ मारपीट करते रहते थे। हम लोगों को भी पीटते थे। एक बार मम्मी के साथ मारपीट करने पर मैंने थाने में पापा की शिकायत कर दी थी। इसके बाद पापा जेल भी चले गए थे। हमने सोचा कि वे सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने मम्मी को जान से ही मार डाला। 1 महीने पहले ये लोग खेत में रहने आए थे। बलराम परिवार के साथ ग्रामीण शिलारी में रहता था। करीब 1 महीने पहले ही वह गोपालपुरा में दिनेश राजपूत के खेत पर रखवाली करने गया था। खेत पर बनी झोपड़ी में ही परिवार के साथ रहता था। आरोपी के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन झोपड़ी में उसके पास बंदूक कहां से आई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि बलराम ने वारदात में प्रयोग की गई बंदूक कहीं फेंक दी है। मामले में एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाए। वहीं खेत में पुलिस डॉग से सर्चिंग के लिए चली गई। वारदात रात करीब 3 बजे की वारदात के बाद घायल मां को बच्चे संभालते रहे। आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। सुबह करीब 5 बजे उसे अस्पताल पहुंचा गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। गोली लगने से अधिक खून बहने के कारण अनीता की मौत हो गई थी। यदि समय पर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद जान बच सकती थी। सुबह करीब 8 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। देवरी थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है। हत्या का केस दर्ज करके आरोपी बलराम को हिरासत में ले लिया है। उसे पूछताछ की जा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।